Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to your Medicos. In this video, we are going to discuss a very important joint that is named as the shoulder joint. कोई भी जॉइंट आ जाए तो जिस तरह मैं पहले बता चुका कि आपने उसकी टाइप का पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप का है, साइनोवियल है, और साइनोवियल है तो फिर उसमें कौन सी फर्दर सब टाइप है, हमारे पास बॉल एंड सॉकेट है, हिंज है, एलिप्सॉइडल है, कौन सा जॉइंट है हमें ये पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमें उस चीज़ की आर्टिकुलर सर्फेसिस का पता होना चाहिए कि ये जॉइंट कौन कौन सी बोन्स के आपस में मिलने से बनता है, फिर इसके लेगामेंट्स का पता होना चाहिए, इसकी मूवमेंट्स का पता होना चाहिए, और कौन सा मसल कौन सी मूवमेंट्स काज करा रहा है वो पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि शोल्डर जॉइंट की क्या टाइप है और इसकी आर्टिकुलर सर्फेसिस कौन कौन सी हैं, लेगामेंट्स कौन कौन से हैं, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हमें देखने को मिलेंगे कि भाई इसकी स्टेबिलिटी कैसे होती है। शोल्डर जॉइंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट होता है जिसमें मल्टीपल मूवमेंट्स आप काज करा सकते हैं। साइनोवियल जॉइंट आप खुद जानते हैं कि आपके जो शोल्डर जॉइंट है इस पर मल्टीपल मूवमेंट्स होती हैं, जिसमें एडक्शन, एबडक्शन, आपकी सर्कमडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, ये सब आ जाती हैं। अच्छा, अब इसमें देखें कि साइनोवियल जॉइंट है, और साइनोवियल जॉइंट में भी स्पेसिफिकली ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है क्योंकि ये मल्टी एक्सियल मूवमेंट प्रोवाइड करता है। जो हिंज जॉइंट होता है वो सिर्फ एक एक्सिस में मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारे पास आ जाता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, या फिर कोई एक एक्सिस में मूवमेंट हो रही होती है। यहाँ आपकी मल्टीपल एक्सिस में मूवमेंट हो रही हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस में भी मूवमेंट होंगी, आपके जो है वो एंटीरियर एक्सिस में भी मूवमेंट होंगी और पोस्टीरियर एक्सिस में भी मूवमेंट होंगी। अब हम देखते हैं कि शोल्डर जॉइंट जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और साइनोवियल जॉइंट है। इसकी आर्टिकुलर सर्फेसिस कौन कौन सी हैं, तो आपको पता है कि जब ग्लिनॉइड कैविटी जो कि स्कैपुला की कैविटी थी, इसके अंदर हेड ऑफ ह्यूमरस इंसर्ट हो जाता है तो आपके पास एक जॉइंट बनता है जिसे हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं। लेट्स सर्च आउट फॉर अ डायग्राम जिसके अंदर उसने आपको शोल्डर जॉइंट जो है वो बना के दिखाया हो। दिस वन इज द शोल्डर जॉइंट। आपने ये देखा था कि ये आपके पास ग्लिनॉइड कैविटी थी, और ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर ये जब हेड ऑफ ह्यूमरस इंसर्ट होगा तो यहाँ ये जो जॉइंट बनेगा इसे हम शोल्डर जॉइंट कहेंगे। इसकी आर्टिकुलर सर्फेसिस आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होंगी कि आर्टिकुलर सर्फेसिस में आपके पास ग्लिनॉइड कैविटी आ जाती है जो कि स्कैपुला की लैटरल कैविटी होती है, एंड द सेकेंड वन इज द हेड ऑफ ह्यूमरस। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखनी है कि हमारे पास ये जो शोल्डर जॉइंट है ये स्टेबल कैसे है, इसकी स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन है। अच्छा, एक बात ये आपने ये याद रखनी है कि आपके पास स्ट्रक्चरली जो शोल्डर जॉइंट है ये बहुत वीक जॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ग्लिनॉइड कैविटी है वो बहुत छोटी है और जो हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस है वो बहुत बड़ा है। जो कुदरत है उसने हमें मल्टीपल ऐसे फैक्टर्स दिए हैं जिसकी बुनियाद पे हमारे पास ये जो शोल्डर जॉइंट है ये स्टेबल है और ये अमूमी तौर पर डिसलोकेट नहीं होता। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? उन फैक्टर में पहला फैक्टर आपका आ जाता है कोरेको-एक्रोमियल आर्च और सेकेंडरी सॉकेट फॉर द हेड ऑफ द ह्यूमरस। आपको मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि जो आपकी स्कैपुला होती है इसमें आपका एक्रोमियन प्रोसेस जो कि यहाँ मौजूद होकर है, और फिर आपका ये जो कोराकाइड प्रोसेस जो ये है, इनके दरमियान ये एक सी शेप्ड आर्च बनती है। दिस सी शेप आर्च इज कॉल्ड एज अ कोरेको-एक्रोमियल आर्च। इस कोरेको-एक्रोमियल आर्च जो है ये आपको एक सेकेंडरी साइड प्रोवाइड करती है जहां हेड ऑफ ह्यूमरस लिटिल बिट जो है वो मूव कर सकता है। हेड ऑफ ह्यूमरस को एक जो चीज सप्लाई कर रही है, एक चीज जो स्टेबल कर रही है, दैट इज द कोरेको-एक्रोमियल आर्च। सेकंड वन इज द मस्कुलो-टेंडिनस कफ। जब हमने स्कैपुलर रीजन पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि 6 मसल होते हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली मस्कुलो-टेंडिनस कफ, रोटेटर कफ भी कहते हैं, और इनका काम जो है वो हमने वहां भी डिस्कस किया था, वो होता है कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपके शोल्डर जॉइंट को। तीसरी चीज है ग्लेनॉइड लैब्रम। आपने जनरल एनाटॉमी के अंदर लैब्रास को पढ़ा होगा। लैब्रा इज बेसिकली फाइब्रोकार्टिलेजिनियस रिंग। फाइब्रोकार्टिलेजिनियस रिंग होती है आपके किसी भी ओपनिंग के इर्द गिर्द, और उस ओपनिंग को ये डीपन करती है, उसे मजीद गहरा कर देती है। ये आपके पास था ग्लिनॉइड कैविटी, और ग्लिनॉइड कैविटी के इर्द गिर्द एक फाइब्रोकार्टिलेजिनियस ग्रीन कलर की रिंग बनेगी जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लिनॉइड लैब्रम। और ग्लिनॉइड लैब्रम के बनने की वजह से आपकी ग्लिनॉइड कैविटी जरा डीप हो जाती है और आपका जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। इन दिस वे ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आपकी जो स्कैपुला है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है आपके शोल्डर जॉइंट को। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ग्लिनॉइड लैब्रम हो गई, और चौथी इंपॉर्टेंट चीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। इस कॉन्सेप्ट को कुछ इस डायग्राम में समझाया BD चौरासिया ने। लेट्स सर्च आउट फॉर दैट डायग्राम।
अब ये देखें, एक तो यहाँ एक ग्लीनॉइड लैब्रम बन गया, एक इसके इर्द गिर्द ये मस्कुलो टेंडनस कफ बन गई। तीसरा आपके पास आपने ये देखा कि आपके जो हेड ऑफ ह्यूमरस है ये इसके अंदर जब इंसर्ट हुआ तो इसने मस्कुलो टेंडनस कफ से सपोर्ट ली। फिर आपने ये देखा कि इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा। आप देखिए आपकी बॉडी के जो लैटरल साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा वो इस ह्यूमरस के ऊपर अप्लाई होगा और इसे मजीद इंसर्ट करेगा इस ग्लीनॉइड कैविटी के अंदर। सो आई थिंक सो ये चारों के चारों फैक्टर अब आपको समझ में आ गए होंगे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द शोल्डर जॉइंट। अब हम देखते हैं लेगामेंट्स। लेगामेंट्स के आपने सिंपली नेम याद रखते हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन याद करना जरूरी नहीं है। वन इज द कैप्सुलर लेगामेंट और ये हर साइनोवियल जॉइंट के ऊपर आएगा, एक कैप्सूल होगा जो कि आपके इस जॉइंट को कवर कर रहा होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो आपके पास आ जाता है वो हमने अभी अभी डिस्कस किया, दैट इज द ग्लीनॉइड लैब्रम। थर्ड वन इज द कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। आपको ये पता होना चाहिए कोराकाइड प्रोसेस और ह्यूमरस के दरमियान में होता है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए, बाकी आपको इसकी डिटेल्स याद करने का जरूरत नहीं है। थर्ड वन इज द ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट एंड द फोर्थ वन इज द ग्लीनॉइड लैब्रम जो कि एक फाइब्रोकार्टिलेजिनियस रिंग होती है और आपकी ग्लीनॉइड कैविटी को ये क्या करती है, डीपन करती है। सो ये आपके पास चार बेसिक लिगामेंट्स आ गए जो कि आपकी जो शोल्डर जॉइंट है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बर्सा आप नाम याद होना चाहिए, वन इज द सब एक्रोमियल बर्सा, द सब डेल्टॉइड बर्सा। डिटेल्ड हमने इसकी डिस्कशन की कि सब एक्रोमियल बर्सा लार्जेस्ट बर्सा होता है, इसके काम क्या होते हैं, और सब एक्रोमियल बर्सा के अगर बर्साइटिस हो जाए तो डाबान साइन आता है। ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में स्कैपुला के रीजन के अंदर हम इसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड वन इज द सब स्कैपुला bursa and the third one is the infraspinatus bursa। सिंपली बर्सास के नाम याद होने चाहिए, इनकी डिटेल्स जो है वो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ये हमारे पास आ गए हैं डिफरेंट इसकी चीज़ें जिसमें हमने लिगामेंट्स को डिस्कस कर लिया और इसके बरसात को डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई मेनली याद रखें, इसको चार जो हैं वो ब्लड वेजल सप्लाई कर रही होती हैं। वन इज द इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेजल, सेकंड वन इज द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेजल। हमने जब पढ़ी थी एक्सिलरी आर्टरी तब हमने ये बात की थी कि इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेजल और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेजल आपकी हेड ऑफ ह्यूमरस के इर्द गिर्द एक सर्कुलर रिंग बना के आपके शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करते हैं। तो वही बात दोबारा यहां हम कर रहे हैं कि इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेजल और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेजल आपके जो है वो हेड ऑफ ह्यूमरस को सप्लाई करते हैं, तो अल्टीमेटली ये शोल्डर जॉइंट को भी सप्लाई करेंगे। थर्ड वन इज द सुप्रास्कैपुलर वेजल। आपको भी जब हमने एनास्टोमोसिस ऑफ स्कैपुला डिस्कस किया तो उसके अंदर हमने ये बताया कि जो एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला के अंदर जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक होता है जो कि आपकी फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन की ब्रांच होती है, वहां से निकलती थी एक सुप्रास्कैपुलर आर्टरी जो कि आपके हेड ऑफ ह्यूमरस के इर्द गिर्द रोटेट करती थी और इसका काम भी यही होता था कि ये सप्लाई करती थी आपके शोल्डर जॉइंट को। फिर आपके पास चौथे नंबर पे आ जाती है सबस्कैपुलर वेजल और ये आपकी एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट की ब्रांच होती थी। आपके पास ये चार आर्टरी जो है ये मिल के आपके जो शोल्डर जॉइंट है उसे सप्लाई करती हैं। वन इज द इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, सेकंड वन इज द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, थर्ड वन इज द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी दैट इज द ब्रांच ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी दैट इज द थायरोसर्वाइकल ट्रंक, एंड द फोर्थ वन इज द सबस्कैपुलर आर्टरी दैट इज द ब्रांच ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। नर्व सप्लाई की बात करें तो आपको पता है कि हेड ऑफ ह्यूमरस के इर्द गिर्द कौन सी नर्व पड़ी होती है, वन इज द एक्सिलरी नर्व जो कि हेड ऑफ ह्यूमरस के इर्द गिर्द पड़ी होती है और इसके डैमेज से आपने पढ़ा था कि आपका डेल्टॉइड मसल पैरालाइसिस हो जाता है और इसमें मल्टीपल आपके साइंस आते हैं। वन इज द डाबान साइन, रेजिमेंटल बैज एंड मल्टीपल थिंग्स जो कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड द थर्ड वन इज द सुप्रास्कैपुलर नर्व। यू जस्ट हैव टू क्रैम दिस थिंग। अब जब आप इन नर्व्स को पढ़ेंगे तब आपको इनकी डिटेल समझ में आएगी कि किस तरह ये आपके शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करते हैं। अभी की वीडियो में हमने डिस्कस कर ली वो तमाम फैक्टर्स, वो तमाम चीज़ें जो कि आपके शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज कर रहे हैं। और यहाँ आपने एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि आपका ये कौन सी मूवमेंट कौन सा करवा रहा होता है। जो ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट है ये 180 डिग्री तक मूवमेंट करवाता है, स्कैपुला जो है वो 150 टू 60 डिग्री मूवमेंट कराता है। बाकी जितनी मूवमेंट्स हैं आप इन्हें एक दफ़ा रीड करेंगे तो आपको इनकी समझ आ जाएगी। 15 डिग्री एलिवेशन कराना अकर और जो 10 डिग्री आपके शोल्डर जॉइंट पे आ रहा है, 5% ड्यू टू मूवमेंट ऑफ स्कैपुला आ रहा है। ये डिग्रीज जो है ये आपने जस्ट इन्हें क्रैम कर लेना है। ये बाज़ दफ़ा आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में पूछी जाती हैं। एक चीज़ जो आपको याद होनी चाहिए कि आपकी जो ओवरहेड एब्डक्शन है वो सेरेटस एंटीरियर करा रहा होता है, आपकी डेल्टॉइड जो है वो 90 डिग्री तक मूवमेंट करवाता है, आपका जो 15 डिग्री तक मूवमेंट है वो टीरीज माइनर कराता है। ये चीज़ें आपको मल्टीपल टाइम्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से इसका एक ओवरव्यू यहाँ
यहाँ दिया गया है, आपने इसे एक दफ़ा पढ़ लेना है। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो बाकी मूवमेंट्स ऑफ द हमारे पास हैं शोल्डर जॉइंट, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।